हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कमाल का मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये कहानी प्यार में पागल कुछ ऐसे लोगों की है जिन दोनों ने अपने प्यार को पाने के लिए हर हदें पार कर दी। जहाँ एक और एक राजा अपनी पूरी प्रजा इस दुनिया के खिलाफ जाकर अपने प्यार से शादी करता है, सारी परंपराओं को तोड़कर एक लड़के को अपनी रानी बनाता है। तो वहीं उस राजा के मौत के बाद उसका प्यार भी अपनी कुर्बानी दे देता है ताकि वो एक बार फिर से आफ्टर लाइफ में अपने प्यार से मिल सके। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो इस कहानी को इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहती थी। इसीलिए हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर सॉन्ग श्याओ अपनी जान लेने के बाद एक मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच जाता है और कहानी सीधे ही 1000 साल आगे आ जाती है। तो क्या समय की सीमाओं को पार करके सॉन्ग श्याओ अपने प्यार अपने महाराज को दोबारा ढूंढ पाएगा? वो हम जानेंगे इस कहानी में। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जिंग युआन किंगडम से, जहाँ के एम्परर के ऊपर हमला हुआ था और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि एम्परर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जहाँ अब हेड एनोक जनरल को बताते हैं कि महाराज ने इससे पहले भी कई बार किस्मत को हराया है, वो इस बार भी बाजी को पलट देंगे। पर जनरल काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि राजा बहुत ही बुरी तरह से घायल थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। इस राज्य का फ्यूचर अंधेरे में जा रहा था। और वहीं हम पिलर पर बंधे एक बंदे को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है, जिससे जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो काफी गुस्से में उसके पास जाकर कहते हैं, कमीने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जहाँ पिलर पर बंधे उस बंदे का नाम जांग शाओरान होता है। तो पिलर पर बंधे इस बंदे का नाम जांग शाओरान होता है और वो जनरल से कहता है कि मैंने पूरी ईमानदारी से इस कंट्री को सर्व किया है, आखिर तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट कैसे कर सकते हो? जिस पर जनरल तुरंत ही उसे एक मुक्का मारते हुए कहते हैं, ईमानदारी, तुम आखिर इसका नाम अपने जबान पे ला भी कैसे सकते हो? तुमने हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर हमारे राजा को मारने की कोशिश की है। जिस पर शाओरान कहता है, वो हमारा राजा नहीं है बल्कि वो एक निरंकुश शासक है जिसने हमारी परंपराओं को तोड़कर एक आदमी को अपनी दुल्हन बनाया है और हमारे एंसेस्टर्स का अपमान किया है। जिस पर जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और इससे पहले कि जनरल कुछ कर पाते, वहाँ एम्प्रेस सॉन्ग शाओ की एंट्री होती है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। सॉन्ग शाओ वहाँ आते ही तुरंत आगे बढ़ने लगता है और जनरल उसे ग्रीट करते हैं और सॉन्ग शाओ तुरंत ही एम्परर के कमरे में चला जाता है, जहाँ एम्परर का भाई डॉक्टर्स पे चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम कितने बेकार हो, तुम मेरे बड़े भाई को, अपने एम्परर को बचा नहीं सकते। जिसकी बातों को सुनकर सॉन्ग शाओ भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ काफी ज्यादा इमोशनल सा सीन बन चुका था। पर तभी पीछे से एम्परर बोल पड़ते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे लिए चीजों को मुश्किल बनाना बंद करो। जहाँ उनका छोटा भाई उन्हें देखता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ये एम्परर ही हमारी कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर है और इसका नाम यूजिन तियान है, जो कि वहाँ सॉन्ग शाओ से कहता है, तो तुम आखिरकार यहाँ आ गए। और वो तुरंत ही वहाँ सभी डॉक्टर और अपने भाई को वहाँ से जाने को कह देता है। और फिर वो सॉन्ग शाओ से कहता है, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? मैं तुमसे ल्यूमिंग बैंक्वेट में मिला था और उसी समय मैंने खुद से ये वादा किया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सॉन्ग शाओ जब यंग हुआ करता था और उन दोनों ने जब शादी की थी। एम्परर कहता है कि मानो ये सब कल की ही बातें हों, उन लोगों ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मना किया था पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तो मैंने पूरी कोशिश की और थ्रोन को हथिया लिया। मैंने इस पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की क्योंकि तुम मेरी दुनिया से काफ़ी बढ़कर हो और मैं अपना ऐसा अंत बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हमारी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। पर तभी सॉन्ग शाओ उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? पर तभी एम्परर उसके हाथों को पकड़ कर कहता है कि ये पूरी दुनिया मुझे एक अच्छा राजा होने के लिए मेरी तारीफ करती है, पर मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, न ही तुम्हारे किसी डिसीजन पर तुम्हारा साथ दिया, बल्कि मैं तुम्हारे लिए डिसीजन बनाता गया और अपने फैसलों को तुम पर थोपता रहा। और सॉन्ग शाओ बस इमोशनल होकर उसकी तरफ देख रहा था, जहाँ हम देखते हैं जिन तियान बहुत ही ज्यादा बीमार था और वो तुरंत ही कहता है, मैंने अपना आखिरी फरमान जारी कर दिया है, तुम मेरे साथ जिंदा ही दफन होगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद तुम मेरे साथ जिंदा दफन हो, क्योंकि तुम मेरे हो, केवल और केवल
केवल मेरे। जिस पर शोंगशा उससे कहता है, अगर महाराज चाहते हैं कि आपका ये छोटा सा मिनिस्टर आपके साथ ही दफन हो जाए तो ऐसा ही होगा। मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। और हम देखते हैं कि एम्परर यू जिनतियान उसके हाथों पर किस करते हैं और तुरंत ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। जिससे एम्प्रेस सोंग शाओ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और उससे कहता है, और वो रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें शादी करने के लिए केवल इसलिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि एम्प्रेस की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, पर तुमने तो मुझे अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। तुम झूठे कह के जिनतियान, तुमने मुझे झूठ बोलकर मुझसे शादी की और तुम मुझे छोड़कर चले गए। जहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। और तभी बाहर खड़े एम्परर के भाई को कुछ आवाज़ आती है। वो तुरंत ही अंदर जाता है और वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सोंग शाओ अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, पर एम्परर का छोटा भाई उसे तुरंत ही रुकने को कहता है और वो बताता है कि मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपको उनके साथ ही जिंदा दफन होगा। मेरे हाथों में मेरे भाई का आखिरी फरमान है, क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे? और सोंग शाओ वाइस मिनिस्टर और एम्प्रेस होने के नाते महाराज का आखिरी फरमान पढ़ने चला जाता है, जहां वो महाराज का आखिरी फरमान सबको पढ़कर बताता है कि 7 सालों के मेरे शासनकाल में मैंने हमारे साम्राज्य को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है और ना ही मैंने कभी कोई गलती की। ये धरती, ये आसमान, हेवन और मेरे एंसेस्टर्स इस बात का गवाह है। मैंने इस किंगडम के लिए जो भी बेहतर था वो सब करने की कोशिश की। बदकिस्मती से मेरी कोई संतान नहीं है और मेरा छोटा भाई अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, वो केवल 15 साल का है। वो इस थ्रोन के भार को नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए मैं एम्प्रेस सोंग स्याओ को जिंगयुआन किंगडम का रीजेंट डिक्लेयर करता हूँ। जब तक कि मेरा छोटा भाई महाराज बनने के काबिल नहीं हो जाता, एम्प्रेस सोंग शाओ उसका ध्यान रखेगा और इस राज्य पर शासन करेगा। और एम्परर का छोटा भाई कहता है, सिस्टर इन लॉ, आपने देखा ना, मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपको उनके साथ दफन होना होगा। पर तभी वो गद्दार जैंग बोल पड़ता है कि महाराज ने कहा कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, ना ही वो कभी अपने एंसेस्टर्स के खिलाफ गए हैं। ये तो अब तक का सबसे बड़ा मजाक मैंने सुना। उन्होंने एक आदमी से शादी की है जो कि प्राकृतिक तौर पे पूरी तरह से गलत है और वो अपने आप को एक महान राजा समझता है। पर तभी एम्परर का छोटा भाई कहता है, अपनी बकवास बंद करो। पर तभी हम देखते हैं सोंग शाओ जनरल की तलवार ले लेता है और कहता है, जैंग, क्या तुम्हें लॉयल्टी का मतलब पता है? वो उसके पास जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ईमानदारी, निष्ठा और धर्म का मतलब पता है? इन 7 सालों में महाराज ने काफ़ी मेहनत की इस राज्य की भलाई में। अगर महाराज ना होते तो हम आज भी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में जी रहे होते। पर तुमने क्या किया? तुमने हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाया और हमारे महाराज पर हमला कर दिया। आज तुम्हारे ही कारण हमारे महाराज हमारे पास नहीं है। क्या यही तुम्हारी लॉयल्टी है? क्या यही तुम्हारी ईमानदारी है? तुमने एक सच्चे और महान राजा को मार दिया। क्या तुम इसे ही एक सच्चा नागरिक कहते हो? और हम सोंग शाओ को काफ़ी गुस्से में देखते हैं और सामने वाला आदमी भी बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था। अब सोंग शाओ काफ़ी दुखी होते हुए कहता है कि अब फाइनली इस दुनिया में ऐसी जगह है जहां हमारे लोग हंसी खुशी और शांति से रह सकते हैं, जैसा कि जिनतियान चाहता था। और मैं केवल एक मामूली सा वॉइस मिनिस्टर हूँ। मैं इस देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं उसके लिए कुछ कर पाया। उसने इस दुनिया के लिए मेरे लिए काफ़ी कुछ किया। क्या वो खुशी डिजर्व नहीं करता है? क्या वो एक दिन के लिए भी खुश नहीं हो सकता है? और हम सोंग शाओ को काफ़ी गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं और सोंग शाओ तुरंत ही जियांग पर हमला कर देता है और उसकी कहानी को वहीं पे ख़त्म कर देता है। सारे जनरल, सारे सैनिक, एम्परर का छोटा भाई, ये सब देखकर काफ़ी बुरी तरह से हैरान रह गए थे। सोंग शाओ ने उस आदमी को ख़त्म कर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा हमें डिप्रेस नज़र आता है। और अब एम्परर के छोटे भाई को पता था क्या होने वाला है। वो तुरंत ही चिल्लाकर कहता है, सिस्टर इन लॉ, ऐसा मत करना। पर हम देखते हैं एक स्माइल के साथ सोंग शाओ उस तलवार को अपने गले पर रख लेता है। यहाँ पीछे से सब चिल्ला रहे होते हैं, पर सोंग शाओ बिना एक भी पल का समय गवाए, बिना कुछ भी रिग्रेट किए हुए तुरंत ही अपने गले को उसी तरह से स्लैश कर लेता है, जिसका मतलब है कि अपनी कहानी खत्म कर देता है। और अपनी आखिरी सांस लेते हुए वो कहता है, जिनतांग चाहता था कि मैं उसके साथ जिंदा दफन हूँ, तो उसके मरने के बाद आखिरकार मैं उसकी हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकता हूँ?
अगर वो चाहता है मैं उसके पास आऊँ तो मैं उसके पास आऊँगा। मैं जानता हूँ कि उसे इस बात का पछतावा रहेगा, पर मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। और वो अपनी आँखें बंद कर लेता है और उसकी बॉडी ज़मीन पर पड़ जाती है। और सोंगशाओ अंत में कहता है, क्योंकि मैं एम्परेस हूँ तो मुझे एम्परर के साथ ही दफ़न होना होगा। अगर महाराज ही जिंदा नहीं है तो महारानी जिंदा रहकर क्या करे। जिनतांग बातें करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो अब आफ्टर लाइफ में उसके फादर उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होंगे और उसकी पिटाई हो रही होगी। मुझे जाना होगा आफ्टर लाइफ में ताकि मैं उससे मिल सकूं। और फिर हमें लास्ट में बताया जाता है कि जिंगयुआन किंगडम के एम्परर की मौत के साथ ही उनकी लीगल वाइफ, उनके एम्प्रेस सॉन्ग ने भी अपनी जान ले ली, ताकि वो दोनों एक साथ दफन हो सके। और महाराज के साथ ही महारानी को भी दफन कर दिया गया। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और अगला सीन सीधे ही हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और वो बंदा बिल्कुल सोंगशाओ की तरह दिख रहा था। जागते ही वो बंदा कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है? मुझे अच्छे से याद है मैंने अपनी जान ले ली थी, तो आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो कहता है, क्या ये दूसरी दुनिया है? क्या ये मौत के बाद की दुनिया है? मुझे नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड ऐसा दिखाई देता है। फिर वो तुरंत ही उतर कर वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि मुझे जल्दी जाकर जिनतांग को खोजना होगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सोंगशाओ ही है। और वो जैसे ही निकलने वाला होता है, हम देखते हैं वहाँ एक डॉक्टर और नर्स आ जाते हैं, जहाँ वो नर्स उसके बारे में पूछती है। पर सोंगशाओ तो उसे देखकर काफी डर जाता है और वो सोचता है कि ये मौत के बाद वाले फरिश्ते हैं जो कि आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं। आखिर कौन जानता था कि मौत के बाद वाले फरिश्तों के बारे में जो कहानियां कहती है वो कोई और नहीं, एक औरत है। शायद ये औरत मुझे जिनतांग को खोजने में मदद कर दे। और सोंगशाओ तुरंत ही उसे ग्रीट करता है और काफी पोलाइटली कहता है, योर एक्सीलेंसी, क्या आप मौत के बाद वाली फरिश्ता हो, यानी मैसेंजर ऑफ डेथ? मेरा नाम सोंगशाओ है और मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। पर नर्स को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो उससे कहती है कि मेरा नाम बाइशु हान है और मैं यहाँ एक नर्स हूँ। और वो तुरंत ही उसके सर को चेक करने लगती है। और यहाँ पे सोंगशाओ सोच रहा होता है कि इसके बात करने का तरीका भी अलग है और इन दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, जहाँ वो डॉक्टर और नर्स के बारे में बात कर रहा था। और तभी उसे रियलाइज होता है कि कहीं ये मौत के फरिश्ते मेरा कबाब बनाकर तो नहीं खाने वाले हैं। और वो सोचने लगता है, क्या मैं मरा नहीं था, बल्कि मैं इन डीमनों के बीच आकर फंस चुका हूँ। और फिर वो तुरंत ही खुद को समझाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो तुरंत ही नर्स से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिस पे वो नर्स उसे बताती है कि तुम अभी एक हॉस्पिटल में हो। और डॉक्टर कहता है कि तुम 3 दिनों से बेहोश थे। पर यहाँ सोंगशाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हॉस्पिटल क्या है और आखिर ये कौन सी जगह है। जिसके बाद कहानी में एक दिन बीत जाता है और कुछ नर्स की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें लग रहा है कि सोंगशाओ पागल हो गया है। और वो लोग कहते हैं कि सोंग फैमिली का यंग मास्टर तो काफी ज्यादा अच्छा है, आखिर उसका दिमाग कैसे खराब हो गया। जहां हम देखते हैं कि एक दिन बीत चुका था, इसीलिए अब तक सोंगशाओ ने काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। वो मिरर में अपने चेहरे को देखते हुए सोचता है, तो ये मेरी बॉडी नहीं है, बल्कि मैं कहीं और किसी और की बॉडी में हूँ। पर इस बॉडी का भी सेम नाम है जो नाम मेरा है। इसका चेहरा भी बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, पर मेरे पास इस बॉडी के ओनर की कोई भी मेमोरीज नहीं है। भले ही मैं इसकी बॉडी में हूँ, पर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और फिर वो तुरंत ही अपने पास एक हिस्ट्री की बुक निकालता है, जो कि यू डायनेस्टी के बारे में थी। ये वही डायनेस्टी है जहाँ का एम्परर यू जिनतांग था, जिसको पढ़ने के बाद सोंगशाओ को समझ आ जाता है कि कहानी में 1000 साल बीत चुके हैं और जब मेरी डेथ हुई थी तो मुझे एम्परर के साथ ही दफना दिया गया था, तो आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे सोंगशाओ अपना दिमाग चलाते हुए सोचने लगता है कि जिस बॉडी में हूँ मैं अभी, वो एक काफी अमीर फैमिली का यंग मास्टर है। उसकी फैमिली काफी इन्फ्लुएंशियल है, या मैं कोई अच्छा इंपीरियल एग्जामिनेशन पास कर लूँ तो मैं यू जिनतांग को खोज पाऊंगा। वो ये सब प्लान कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पीले बालों वाला लड़का आ जाता है, जो कि आकर उससे कहता है, तो फाइनली तुम होश में आ गए। और वो तुरंत ही सोंगशाओ के अगल बगल घूमते हुए उसे कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? ये मैं हूँ दा वेई। जब मुझे तुम्हारे डैड से पता चला कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर वो तुरंत ही उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। जहाँ सोंगशाओ सोच रहा होता है कि भले इसने गरीबों जैसे कपड़े पहन रखे हैं, पर ये मेरा दोस्त है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो सोचता है कि मुझे इसके साथ रहकर इस बॉडी के ओनर के बारे में जानकारी निकालनी होगी। जिसके बाद वो सीन वहीं पे कट हो जाता है
और हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी और एक औरत नर्स से बात कर रहे होते हैं जो कि शॉन्गशाओ के बारे में ही बात कर रहे थे। जहाँ नर्स उन्हें बताती है कि अचानक से उसके आईक्यू में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जहाँ उस लेडी को तो ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक बार बीमार पड़ने से शॉन्गशाओ इतना होशियार कैसे हो गया। जहाँ इससे उस नर्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है कि आपके बेटे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पहले से होशियार हो चुका है। जहाँ वो आदमी कहता है नहीं, ऐसा हमारा कोई भी मतलब नहीं था। पर तभी हम देखते हैं वो लेडी काफी ईविल चेहरा बनाती है और कहती है कि वो बेवकूफ लड़का तो काफी ज्यादा लकी है। और तभी हम उस नर्स को वहाँ से जाते हुए देखते हैं जो कि अपने आप में ही कह रही होती है कि मुझे इन अमीर लोगों का तो कुछ समझ ही नहीं आता है। इतने दिनों से इनका बेटा बीमार पड़ा था, एक बार भी उसे देखने के लिए नहीं आए, और जब यहाँ पर आए हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि उनके बेटे को कोई बीमारी नहीं हुई है। और तभी उसके बगल से हम देखते हैं कि शॉन्गशाओ और उसका दोस्त दावेई निकलते हैं। और तभी दावेई की नज़र उनके डैड पर पड़ जाती है। और तभी दावेई शॉन्गशाओ को बताता है कि वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा है वो तुम्हारे डैड है, और उनके बगल में जो औरत खड़ी है वो तुम्हारे डैड की लवर है, और वो 2 चेहरे वाली एक नागिन है, काफी घटिया औरत है वो। और वो तुरंत ही उसे बता देता है कि यहाँ हर तरफ कैमरे हैं जो कि उसने ही बुलाए हैं ताकि वो तुम्हारी बेइज्जती कर सके और तुम्हारा मजाक उड़ा सके। जिसके बाद दावेई और शॉन्गशाओ तुरंत ही उनके पास पहुंचते हैं, जहां दावेई उन्हें ताना मारते हुए कहता है अंकल सॉन्ग, अब तो काफी ज्यादा बिजी थे ना, तो आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर शॉन्गशाओ के डैड बताते हैं कि तुम्हारी आंटी काफी ज्यादा तुम्हारे बारे में परेशान हो रही थी, इसीलिए हम शॉन्गशाओ से मिलने चले आए। और जहाँ वो औरत भी उसे कहती है शाओ शाओ, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो, हमारा घर तुम्हारे बिना सूना सूना नजर आ रहा था। पर तभी दावी उस औरत को ताना मारते हुए कहता है हमारा घर, वो घर कब से तुम्हारा हो गया, वो घर हमेशा से शॉन्गशाओ का रहा है, और तुम कब से उसकी मालकिन बन गई। जहाँ वो लेडी जिसका नाम मिंगयान होता है वो सोचती है ये कमीना बार बार मेरे रास्ते में आ जाता है और अब मुझे जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं इसे इग्नोर करूंगी। और वो उसे इग्नोर करते हुए शॉन्गशाओ से कहती है शाओ शाओ, हम तुम्हारे बारे में काफी चिंता कर रहे थे, क्या तुम अब हमारे साथ घर चलोगे। और वो तुरंत ही उसके हाथों के ऊपर हाथ रखने वाली होती है, और तभी शॉन्गशाओ उसके हाथों को अपने हाथ से दूर कर देता है और उससे कहता है तुम बेवकूफ औरत, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है, ना ही मान मर्यादा है। जिस पर वो औरत तुरंत ही काफी ज्यादा दुखी होने का एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैंने इतने सालों से तुम्हारे फादर का ध्यान रखा, उनके लिए उनकी बेटी को जन्म दिया, मैंने सारी कोशिश की तुम्हारी माँ बनने की, पर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हो, पर तुम मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो। जहाँ हम देखते हैं कि उसके डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं शाओ शाओ अब बस करो, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अपनी आंट के लिए चीजें मुश्किल करना बंद करो और चुपचाप कार में आकर बैठ जाओ। और वो औरत इविल स्माइल करते हुए सोचती है कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, पर इसके लिए तुम अभी बच्चे हो। और हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे रिपोर्टर्स छुपे बैठे होते हैं उनके पिक्चर्स निकालने के लिए, ताकि जैसे ही शॉन्गशाओ की वहाँ बेइज्जती हो वो सारे उसके पिक्चर्स निकाल कर उसका मजाक उड़ाएं। पर तभी शॉन्गशाओ चिल्लाकर उस औरत से कहता है तुम बस मेरे फादर की एक मिस्ट्रेस हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है हमारे घर आओ। जिससे मिंगयान काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है तुमने क्या कहा। जहाँ शॉन्गशाओ उसे इग्नोर करता है और दावेई को वहाँ से जाने के लिए कहता है, फिर वो तुरंत ही उसे लेक्चर देते हुए कहता है भले ही तुम अभी मेरे डैड के साथ यहाँ पर आई हो, पर तुम बस उनकी एक रखैर हो, तो तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है मेरे फादर के साथ सेम कार में बैठने का, क्योंकि तुम उनकी लीगल वाइफ नहीं हो। और वो तुरंत ही कार में बैठ जाता है और उससे कहता है तुम अपना घर का रास्ता खुद ही ढूंढ लेना, और वहाँ से चला जाता है। जिससे वो औरत बुरी तरह से हैरान रह जाती है और वो चिल्ला कर कहती है तुम बस मेरा इंतजार करो शॉन्गशाओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। जिसके बाद वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और अगला सीन हमें सीधे रात का दिखाया जाता है, जहाँ शॉन्गशाओ सोने की कोशिश कर रहा होता है पर वो सो नहीं पाता और वो सोचता है कि मुझे और भी दिन लगेगा यहाँ पर एडजस्ट होने में। यहाँ हम शॉन्गशाओ को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि क्या मेरा ट्रांसमाइग्रेशन हुआ है या रीइंकार्नेशन। तो यहाँ ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है जब एक आत्मा अपनी मौत के बाद एक किसी दूसरे इंसान के बॉडी को पजेस कर लेती है और उसमें रहने लगती है। और रीइंकार्नेशन में काफी अलग होता है, वो सोल दोबारा जन्म लेती है। इसीलिए यहाँ पे शॉन्गशाओ काफी कंफ्यूज होता है कि वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ है या रीइंकार्नेट, क्योंकि उसके पास इस बॉडी की कोई भी मेमोरीज नहीं है पर उसके पास अपनी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज है।
अब यहाँ पे सॉन्गशाओ हमें बताता है कि उसके पास कोई भी मेमोरीज नहीं है, तो वो केवल अब फ्यूचर का ही प्लान बना सकता है। इस दुनिया में उसकी मॉम जा चुकी हैं और उसके जो फादर है वो एक टेलीविज़न कंपनी को चलाते हैं जो कि फ़िल्म बनाने का काम करते हैं। जहाँ पे सॉन्गशाओ बताता है कि वो अपने टाइम का एक टॉप स्कॉलर था, पर इस दुनिया में उसके फादर के पास सब कुछ है, पर वो बस एक थिएटर कंपनी चलाते हैं जहाँ लोग ड्रामा और परफॉर्मेंस करते हैं। पर सॉन्गशाओ के हिसाब से परफॉर्मेंस करना या ड्रामा करना या एक्टिंग करना छोटे लोगों का काम है, क्योंकि उसके टाइम में इसे कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था, बल्कि उसके टाइम में ये सब काम ब्रॉथल में हुआ करता था। इसीलिए वो परेशान हो जाता है और सोचता है इस लाइफ में तो मैं इंपीरियल एग्जामिनेशन भी नहीं दे सकता हूँ। और वो सोने की कोशिश करता है और साथ ही वो जिनतांग को याद करते हुए कहता है, यू जिनतांग, क्या तुम भी मेरी तरह ट्रांस माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गए हो? और वो काफ़ी दुखी होते हुए सोचता है कि इस लाइफ में मेरे पास कोई भी हाई स्टेटस नहीं है, ना ही मेरे पास कोई पावर है कि मैं तुम्हें ढूंढ पाऊँ। क्या मैं कभी भी इस दुनिया में तुम्हें ढूंढ पाऊंगा? और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। तो कहानी में आगे बढ़ते हुए अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जो कि यू जिन तांग और सॉन्ग शाओ की वेडिंग नाइट होती है, जहाँ जिन तांग सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम डरे हुए हो, जिस पर सॉन्ग उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ जिन तांग उससे पूछता है अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुमने पूरी सेरेमनी भर मुझे इग्नोर क्यों किया, तुम बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। जिस पर सॉन्ग तुरंत ही दूसरी तरफ देखता है और ब्लश करते हुए कहता है क्योंकि ये सब मेरे लिए अभी काफी नया है। पर तभी जिनतांग उसके सीधे ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है मैं इस लम्हे का कितने दिनों से इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार तुम मेरे हो चुके हो। जिसके बाद वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़कर उसे किस करने लगता है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और कहानी सीधे ही प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ प्रेजेंट वाला सॉन्गशाओ अचानक से ही जागता है जो कि नहाते वक्त सो चुका था। जहाँ वो हमें बताता है कि उसे इस तरह का सपना बार बार आ रहा है और वो धीरे धीरे अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट करने लगा है और वो डिसाइड करता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ की लाइफस्टाइल को अडेप्ट करेगा और फिर जनतांग की खोज करेगा। और उसे लगता है कि सभी चीजें अच्छे से चल रही हैं, पर तभी वहाँ उसकी स्टेप मदर आ जाती है जो कि उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे बुला रही होती है। जहाँ सॉन्ग सोच रहा होता है कि मैं इसके झूठे चेहरे को काफी आसानी से समझ सकता हूँ। जहाँ फिर हम उन सभी को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, तभी उसकी सौतेली बहन भी नीचे आ जाती है जो कि डैड से लिपट जाती है। जहाँ सॉन्ग सोच रहा होता है कि इन दोनों माँ बेटी का तो यही चलता रहता है। जहाँ वो जो लड़की होती है वो अटेंशन के लिए काफी ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ उसकी माँ भी इसका पूरा साथ दे रही होती है और उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रही होती है। तभी उसके डैड भी उससे कहते हैं कि आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। जहाँ वो लड़की एक बार फिर से क्यूट बनते हुए कहती है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस डैड के साथ रहना चाहती हूँ। और यहाँ उसके डैड भी इससे हमें काफी खुश नजर आते हैं। पर तभी वो सॉन्गशाओ से पूछते हैं, आज तुम्हारे भी स्कूल का पहला दिन है, तुम स्कूल जाकर कोई भी परेशानी खड़ी मत करना और अपने क्लासमेट से अच्छा रिलेशनशिप बनाना। पर सॉन्ग तो उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो कहता है कि एक इंसान को खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ वो इन लोगों को बेसिक टेबल मैनर सिखा रहा होता है और वो सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। जहाँ उसकी स्टेप मदर तो इससे काफी नाराज नजर आती है और वो कहती है, ये तो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, मेरी आंख का कांटा। और वो अपने मन की बातों को मन में ही रख के एक नकली स्माइल लाती है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी कुछ परेशानियों से जूझ रहा है और वो एक काफी अच्छा स्टूडेंट है, और झूठी मूठी उसकी तारीफ करने लगती है। वहाँ जो उसकी सौतीली बहन होती है वो भी उसकी झूठी मूठी तारीफें कर रहे होते हैं। पर तभी उसकी स्टेप मदर मिंगयान कहती है कि तुम हॉस्पिटल से आने के बाद बिल्कुल बदल गए हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें ऊपर से देख रही है। पर तभी सॉन्गसा उसकी बातों से काफी गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम केवल एक स्टेप मदर हो, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बातें करने की, तुम एक बेवकूफ़ औरत हो और तुम और तुम्हारी ये बेटी तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो जिन्हें अपनी जगह पता नहीं है। जिस बात को सुनकर तो वो माँ बेटी दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर तुरंत ही सॉन्गसाओ के डैड से चिपक कर प्रिटेंड करने लगते हैं कि दोनों कितने दुखियारे हैं। जहाँ उनके डैड कहते हैं कि सुबह सुबह मैं ढंग से खाना भी नहीं खा सकता। पर तभी सॉन्गसाओ का खाना हो जाता है, वो तुरंत ही अपना चेहरा साफ करता है और वहाँ से जाने लगता है।
जिस पर उसके डैड भी वहाँ पर उठ जाते हैं और उन दोनों भाई बहन को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ हम स्टेप मदर मिंग्यान को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्सा नज़र आती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो सॉन्ग शाओ को इसका सबक ज़रूर सिखाएगी और फिर सॉन्ग शाओ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम सॉन्ग को अपने स्कूल जाते हुए देखते हैं जहाँ वो सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे उन दोनों वाहियात औरतों से छुटकारा मिला। जिसके बाद वो स्कूल के पास उतर जाते हैं और स्कूल की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि एक बार फिर से मैं टॉप रैंक में आऊँगा, जिसके बाद मैं जिन तांग को ढूंढ निकालूंगा। तो अब अगले सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सबसे सॉन्ग शाओ को इंट्रोड्यूस कराती है। जहाँ सॉन्ग शाओ भी काफ़ी प्यार से अपने सभी क्लासमेट से मिलता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। जहाँ लड़कियां तो उसे देखकर काफ़ी खुश थी, तो वहीं लड़के उसके हैंडसम चेहरे को देखकर जल रहे थे। इसके बाद टीचर उसे एक जगह पर जाकर बैठने को कह देती है, जहां वो पीछे के बेंच में बैठने जा रहा होता है। जहां हमें कुछ लड़कियों से पता चलता है कि उसे क्लास मॉनिटर के साथ बैठना होगा। जहां हम क्लास मॉनिटर को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर सो रहा होता है और सॉन्ग उसे देखकर हैरान रह जाता है और वो कहता है क्या ये सच में सो रहा है। वो चुपचाप उसके बगल पर बैठ जाता है। वो चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता है जहां हम पूरी क्लास को काफी ज्यादा शांत होते हुए देखते हैं। पर तभी एक आवाज के कारण क्लास मॉनिटर उठ जाता है, जिससे सॉन्ग परेशान हो जाता है। जहां हमें फाइनली क्लास मॉनिटर का भी चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी हैंडसम होता है। जहां वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो गए थे। वहीं सॉन्ग शाओ तो उससे भी काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि ये वही है, ये पक्का वही है। और हमें क्लास मॉनिटर की जगह पर एम्परर जिनतांग दिखाए जाते हैं और सॉन्ग शाओ की जगह पर वाइस मिनिस्टर सॉन्ग शाओ या एम्परेस सॉन्ग शाओ दिखाया जाता है। जहां प्रेजेंट का सॉन्ग शाओ हैरान होते हुए कहता है ये यू जिनतांग है, और उसे देखते ही वो ब्लश करने लगता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जहां हम क्लास मॉनिटर को भी सॉन्ग शाओ को घूरते हुए देखते हैं, मानो कि वो उसे नहीं पहचानता हो। और सभी क्लास के बच्चे बात कर रहे होते हैं कि इसने क्लास मॉनिटर को जगा दिया, अब क्लास मॉनिटर पक्का इसकी पिटाई लगाएगा। और सॉन्ग शाओ तो काफ़ी मासूम बनकर उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर वो तुरंत ही अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस कराता है और उसका नाम पूछता है। पर तभी वहीं सामने बैठी एक लड़की अपना नाम इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मेरा नाम लुलू है, और वो उनसे बात करने लगती है और सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी वहीं सामने बैठा एक और लड़का जिसका नाम जियाहुई होता है, वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उन लोगों से बात करने लगता है। यहाँ सॉन्ग शाओ तो हैरान होकर उनकी तरफ देख रहा था और हम क्लास मॉनिटर को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश नहीं नज़र आ रहा था। वो काफ़ी गुस्से में उनकी तरफ घूर रहा होता है, जिसे जियाहुई तुरंत ही चुप हो जाता है और काफ़ी डरा हुआ नज़र आता है। और अब फाइनली ये हैंडसम क्लास मॉनिटर भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और सॉन्ग शाओ को अपना नाम बताता है और उससे कहता है मेरा नाम यू तांग है। जिससे सॉन्ग शाओ की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो केवल हैरान होते हुए उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे यूतांग के अंदर केवल एम्परर यू जिनतांग नज़र आ रहे थे। और उसे धीरे धीरे ये यकीन होने लगता है कि यूतांग ही उसका एम्परर है। और वो स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। और तभी क्लास मॉनिटर वहाँ से उठकर जाने लगता है उसकी बातों को सुनकर, जिसे सॉन्ग शॉ काफ़ी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। वह जिनतांग तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगता है। सॉन्ग शॉ हैरान होते हुए उससे पूछता है आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। पर हम यूतांग को देखते हैं जो कि बिना कोई सवाल का जवाब दिए सॉन्ग शॉ को अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा होता है। अब पूरी क्लास काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उनकी तरफ देख रही होती है और वो कहते हैं आज तो ये नया लड़का पक्का पिटने वाला है। पर तभी सॉन्ग शाओ वहाँ पर यूतांग से बात करने की कोशिश करता है और उसे योर मैजेस्टी कह के पुकारने वाला होता है, पर वो तुरंत ही रुक जाता है। और जब भी हम देखते हैं जैसे ही वो उसे योर मैजेस्टी कहने वाला था, यूतांग भी पलटकर उसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी हम सॉन्ग शाओ को देखते हैं जिसे ये रियलाइज होता है कि हो सकता है कि यू जिनतांग के अंदर अब वो पहले वाली मेमोरीज ना हो और वो सब कुछ भूल चुका हो। अगर मैंने उसे योर मैजेस्टी कहा तो वो मुझे पागल समझने लगेगा। इसीलिए वो उसे यूतांग ही कहता है और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। जिस पर यूतांग उससे कहता है ताकि हम तुम्हारे लिए नेम टैग ला सके। तो नेम टैग के ऊपर स्टूडेंट का नाम लिखा होता है जो कि उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। और यहाँ सॉन्ग सोच रहा होता है तो आजकल के बच्चों को भी नेम टैग लगाना पड़ता है।
और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल का भी अनाउंसमेंट हो जाता है कि बच्चे आकर अपना नेम टैग ले ले। और सॉन्ग शाओ तो केवल उस मशीन की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि इस छोटे से डब्बे से आवाज़ आ रही है, आखिर ये क्या है? जिसके बाद सॉन्ग तुरंत ही अपनी बातों को बदलते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे नेम टैग के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। जिस पे युतांग कहता है, तो तुम्हें क्या लगा कि आखिर मैं किस लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँगा? अब यहाँ पे हम सॉन्ग शाओ को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था, पर यहाँ तो मेरा गंदा वाला कट गया। और वो ब्लश करने लगते हैं क्योंकि उसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। और वही हम यूतांग को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है चलो मेरे साथ, जिससे हमें लगता है कि शायद यूतांग को कुछ ना कुछ तो पता है। अब वो दोनों चल रहे होते हैं, पर तभी अचानक से सॉन्ग कहता है कि मैं काफी लंबे समय से ये तुम्हें बताना चाह रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और हम देखते हैं कि एक आदमी उन लोगों का पीछा कर रहा है जहां हमें वो फिगर दिखाया जाता है। और यूतांग हमें बताता है कि इस बंदे का नाम दू गुआन है और ये उसका बॉडीगार्ड है। जहां सोंगशाओ को उसके बाद कुछ खास समझ नहीं आती है और वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें टीचर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग अपना नेम टैग लेने पहुंचे होते हैं और टीचर उन्हें एक टेबल के पास जाकर अपना नेम टैग उठा लेने को कहता है। जिसके बाद यूतांग सोंगशाओ को कुछ लिस्ट पकड़ा देता है और उसे अपना नाम ढूंढकर निकालने को कहता है। इस पे सोंगशाओ कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, वो भी अकेले, जबकि ये काम तो हमें साथ में करना चाहिए ना। जिस पर यूतांग तुरंत ही उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं क्लास मॉनिटर हूँ और तुम मेरे डेस्कमेट हो, तो ये छोटे मोटे काम तो तुम्हें करने पड़ेंगे, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? जिस पर हमारा प्यारा सॉन्ग तो उसे कह देता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल एम्परर यू जिनतांग की तरह मुझे डिमांड कर रहा है और बिल्कुल उसकी तरह ही इधर उधर ऑर्डर चला रहा है। और फिर हम सोंगशाओ को देखते हैं जो कि काम में लग जाता है। वो लिस्ट को पढ़ते हुए नेम टैग खोज रहा होता है और यूतांग उसे पीछे से देख रहा था जहाँ उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। जहाँ हम यूतांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा यादों में खो जाता है। जहाँ हम यूतांग को देखते हैं जो कि सोंगशाओ की तरफ देखकर काफी सैड नजर आता है और वो कहता है जुनजू क्या ये तुम हो? जहाँ जुनजू का मतलब एम्प्रेस होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यूतांग को भी पास्ट की बातें याद है। और इसके बाद सीधे ही कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ हमें एक बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ करंट एम्परर सोंगशाओ से फूलों के बारे में बात कर रहे थे और सोंगशाओ उन्हें जवाब दे रहा होता है। और वहीं हम क्राउन प्रिंस यूतांग को देखते हैं जो कि काफी हैरान होकर सोंगशाओ की तरफ देख रहा था जहाँ सोंगशाओ महाराज को थैंक यू बोल रहा होता है और यू जिनतांग केवल उसे ही घूरे जा रहा था। और तभी एम्परर अपने बेटे यू जिनतांग को भी कहते हैं कि तुम भी इससे कोई सवाल पूछो। जहाँ यू जिनतांग बेगोनिया नामक फ्लावर के बारे में उससे पूछता है जहाँ सोंगशाओ को इससे कविता बनानी होती है और वो एक काफी प्यारी सी कविता बनाकर उन्हें सुना रहा होता है। जहाँ यू जिनतांग का ध्यान तो कविता से ज्यादा केवल सोंगशाओ के ऊपर होता है और वो ब्लश करते हुए उसे देख रहा था, जिससे हम कह सकते हैं कि यू जिनतांग को पहली नजर वाला प्यार हो चुका था। और करंट वाला यू जिनतांग भी वही पास्ट की यादों में खोया होता है और हम देखते हैं सोंगशाओ उसे पुकार रहा था। और तभी अचानक से यूतांग भी अपनी पास्ट के मेमोरी से बाहर आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सोंगशाओ ने उनके नेम टैग्स को ढूंढ लिया होता है। तभी यू जिनतांग कहता है चलो मैं इसे लगा देता हूँ और वो तुरंत ही काफी क्लोज जाते हुए सोंगशाओ को उसका नेम टैग लगाने लगता है जिसे सोंगशाओ काफी ब्लेस कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और तभी यूतांग कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मेरे ऊपर नेम टैग लगाओ। जिस बात को कहने के बाद वो भी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और दूसरी तरफ देख रहा था जहाँ उसे एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था, पर वो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद फिर हम सोंगशाओ को देखते हैं जो कि यूतांग को उसका नेम टैग लगा रहा होता है और वो दोनों काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे और उनके दिल काफी जोरों से धड़क रहे थे। जहाँ सोंगशाओ भी उसकी तरफ देखता और तुरंत ही ब्लश करते हुए पास्ट की एक मेमोरी में खो जाता है जहाँ इससे पहले भी सोंगशाओ ही यू जिनतांग को तैयार करता था। जब भी यू जिनतांग को असेंबली में जाना होता वो सोंगशाओ के पास चला जाता और सोंगशाओ उसकी तैयार होने में मदद करता था। और इस मेमोरी को याद करते हुए सोंगशाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अब तक नेम टैग भी लगा चुका होता है और वो उससे कहता है चलो मैंने अपना काम कर दिया।
और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जहाँ हम देखते हैं कि सोंगशाओ के ऐसा करने से युतांग काफी खुश हो गया था और सोंगशाओ सोच रहा होता है कि युतांग अभी बस एक बच्चा है, इसीलिए वो मेरी इतनी छोटी सी बात पे खुश हो गया। अगर वो एम्परर यू जिनतांग होता तो मुझे काफ़ी परेशानी होती, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं होता था। और वो काफ़ी प्यार से युतांग की तरफ देखने लगता है, जिस पर युतांग उससे कहता है, क्या घूर रहे हो मुझे, चलो अब क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। जिस पर शोंगसा उसकी तरफ देखकर कहता है, पर तुमने पहली बार मेरी तरफ देखा था और स्माइल किया था। जहाँ अगले सीन में हम देखते हैं टीचर मैथ पढ़ा रहे थे, पर सोंगशाओ के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा होता है, क्योंकि वो पास्ट के टाइम से आया था, इसीलिए उसे करंट मैथमेटिक्स नहीं समझ आ रही थी और वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे काफ़ी पसीने आ रहे थे। जहाँ वो किताबों को देखकर समझने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी उसकी नज़र युतांग की तरफ पड़ती है, जहाँ युतांग तो घोड़े बेचकर सो रहा था। उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है कि मुझे इसे देखकर काफ़ी जेलसी हो रही है, और वो भी हार मानकर सोने ही वाला होता है। और वो जैसे ही सोने वाला होता है, हम देखते हैं टीचर नोटिस कर लेते हैं और उसकी तरफ चौक फेंक देते हैं, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वो चौक रॉकेट की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और शोंगशाओ भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। पर तभी एक हाथ आकर उस चौक को पकड़ लेता है, जो कि हम देखते हैं कि युतांग था, जिसने उस चौक को पकड़ लिया था। और वो टीचर से कहता है कि ये लड़का भी नया नया है, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जहाँ युतांग की बातों को तो टीचर भी मान लेते हैं, और लड़कियां तो उसके इस हीरोइक अंदाज को देखकर काफी फ्लैट हो गई थी। जहाँ हम सोंगशाओ को देखते हैं, जो कि खुद को बचाने के लिए युतांग को थैंक यू बोलता है, और युतांग तो फिर से सो चुका था। अब अगले सीन में हम सोंगशाओ को देखते हैं, जो कि सोने के बाद जैसे ही उठता है, वो देखता है युतांग उसकी तरफ घूर रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। जहाँ युतांग उससे कहता है कि तुम होमवर्क कर लो, उसके बाद मुझे तुम्हारा होमवर्क कॉपी करने देना। जिससे सोंगशाओ हैरान हो जाता है, पर तभी एक लड़की उन्हें कह के बुलाती है। पर तभी एक लड़की उन्हें बताती है कि कैंटीन का वक्त खत्म होने वाला है, अगर वो जल्दी नहीं जाएंगे तो उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। और तभी सोंगशाओ को रियलाइज होता है कि उसके पास कोई मील कार्ड नहीं है, अगर वो उसके पास नहीं होगा तो वो खाना नहीं खरीद पाएगा। पर तभी युतांग उसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगे। पर तभी सोंगशाओ से बताता है कि मेरे पास तो मील कार्ड ही नहीं है। जिस पर युतांग कहता है, बस इतनी सी बात, तुम मेरे पैसों से खा लेना। और वो उसे अपना ब्लैक मील कार्ड दिखाता है और कहता है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर लो। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम सोंगशाओ को देखते हैं, जो कि अलग अलग तरह के खाने को देखकर काफी खुश हो रहा था, और हम देखते हैं युतांग ने उसके हाथों को पकड़ रखा था। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, वो देखता है कि उसका बॉडीगार्ड पहले से ही वहां पर था, जिसने पहले से ही उसके खाने का इंतजाम कर लिया था। और हम देखते हैं युतांग और सोंगशाओ वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। सोंगशाओ के तो मुंह में पानी आ रहा था इतने अच्छे अच्छे खाने को देखकर, और वो तुरंत ही बॉडीगार्ड को थैंक यू कहता है। जिसके बाद हम युतांग को देखते हैं, जो कि सोंगशाओ से कहता है, अगर तुम्हें कुछ खाना होगा तो तुम जाकर ला सकते हो। जहाँ सोंगशाओ उसकी बातों को समझ जाता है। फिर वो फ्रूट की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि हमारे टाइम पर तो फ्रूट को मंगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि ये फ्रूट दूसरे देश से आते थे और काफ़ी महंगे होते थे। और मॉडर्न टाइम में तो ये सब काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। और हम देखते हैं सोंगशाओ खाना स्टार्ट कर देता है, और वो जैसे ही एक पीस उठाने वाला था, युतांग भी उसी खाने को उठाने की कोशिश करने लगता है। और इससे पहले कि सोंगशाओ आखिरी पीस खा पाता, युतांग तुरंत ही उसे छीनकर खा जाता है, जिससे सोंगशाओ हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी सोंगशाओ उसकी तरफ देखकर कंफ्यूज हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं भूल गया था कि अब ये एम्परर नहीं रहा है, अब ये चिकन खा सकता है। जहाँ युतांग उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे चिकन पसंद है, तो सोंगशाओ हंसते हुए कहता है कि मुझे बस अंदाजा लगा। और वो चिकन को देखकर काफी खुश हो जाता है और तुरंत तुरंत सारा खाना खत्म करने लगता है। और वो खाते हुए देख रहा होता है युतांग की तरफ, और युतांग उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने अपना आखिरी पीस इसे दे दिया। जहाँ हम उन दोनों को ही देखते हैं, जो कि सीक्रेटली चुपचाप या सामने से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और उन दोनों का है दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। और यहाँ सभी लोग केवल उसकी तरफ ही देख रहे थे। वहाँ जो लड़कियां होती हैं वो कह रही होती हैं कि ये दोनों तो साथ में काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, जो कि हमारी तरफ फुजोशी और फुदांशी होती हैं, जो कि उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और वो लोग वहाँ खाना खा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगशाओ का बटलर आ जाता है, जो कि उसे उसका रूम दिखाने के लिए लेकर जाने वाला होता है।
सॉन्ग सॉ भी अपने रूम को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होता है, इसीलिए वो युतांग से कहता है कि वो उससे बाद में मिलेगा और वो यहाँ से जाने वाला होता है। पर तभी युतांग उसे रोकता है और उसके चेहरे पर लगा खाना साफ करता है, जिसे सॉन्गशा तो काफी हैरान हो चुका था और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और युतांग भी बहुत ही बुरी तरह से फ्रीज हो गया था और सॉन्गशा सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था और सॉन्गशा उसे बाय बोलकर चला जाता है और युतांग तो बस वहीं पे खड़ा रह जाता है। जिसके बाद सॉन्गशा को हम उसके कमरे में देखते हैं जो कि उसका डॉर्म होता है, जिसे वो देखकर काफी खुश और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। और तभी उसकी मुलाकात वहाँ उसके रूममेट से होती है, जिसे वो काफी अच्छे से ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। पर जो उसका रूममेट होता है वो एक प्लेयर टाइप का बंदा होता है, यानी गेमर, जिसने अपनी आंखों को फोन में घुसा रखा था और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। और वहीं जो युतांग होता है वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि आखिर सॉन्गशा अभी कहाँ पर है, जहाँ हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड ने तो सारा जानकारी निकाल रखा था और वो युतांग को सॉन्गशा के कमरे का नंबर बता देता है। जिसको सुनकर हम देखते हैं युतांग तो काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर सॉन्गशा उस कमरे में क्या कर रहा है। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम युतांग को देखते हैं जो कि हमें बताता है कि अपने खोए हुए प्यार को पाना इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्यारी खुशी है। और वो तुरंत ही काफी दुखी भी हो जाता है और अपने दिल पर मारते हुए कहता है, मैं एक दूसरी दुनिया में उससे मिला और अब मैं उसके साथ रह भी नहीं सकता क्योंकि वो दूसरे आदमी के साथ अपना कमरा शेयर कर रहा है। मेरा दिल तो काफी बुरी तरह से दर्द कर रहा है। जहाँ उसकी ओवर एक्टिंग से तो उसका बॉडीगार्ड भी परेशान हो जाता है और वो चुपचाप उससे कहता है कि क्या मुझे इसका कुछ करना चाहिए। जहाँ फिर हमें युतांग के दुख का कारण दिखाया जाता है। अगर उसका कोई रूममेट नहीं होता तो सॉन्गशा को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता था, पर क्योंकि उसके पास पहले से ही एक रूममेट है, इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं किया जा सकता। जहाँ हम युतांग को देखते हैं जो ये काफी गुस्से में अपने रूममेट की तरफ देख रहा होता है। जहाँ रूममेट कहता है आखिर मैंने क्या कर दिया, पर बॉडीगार्ड उससे कहता है भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जहाँ फिर हमें पता चलता है कि आखिर युतांग इतना परेशान क्यों है, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा होता है कि सॉन्गशा भी इसी तरह नहा कर बाहर आएगा बिना कपड़ों के और अपने रूममेट को अपनी बॉडी दिखाएगा। जिस बात को इमेजिन करते ही उसे गुस्सा आ रहा होता है, जिसका गुस्सा वो अपने टीममेट पे उतार रहा होता है। जहाँ उसका रूममेट उससे कहता है पर मैंने क्या किया, जिस पर युतांग कहता है बस नंगे मत घुमा करो, यहाँ पे कपड़े पहनो। और हम युतांग को देखते हैं जो कि इमेजिन करने लगता है कि सॉन्गशा और उसका रूममेट अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे तो वो दोनों ही हर दिन एक दूसरे की बॉडी को देखेंगे, जिससे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। इस बात को सोचते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं कि उसका गुस्सा सर के ऊपर जा चुका था और वो काफी जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसकी इन बातों से शोंगसाओ को छींक आने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई हमें याद करता है तो हमें छींक आती है। और हम सॉन्गशाओ को उसके कमरे में देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं अभी बीमार नहीं पड़ सकता, मुझे तो अभी काफी पढ़ाई करनी है। और वो युतांग के बारे में सोचकर भी स्माइल कर रहा होता है। और तभी उसके पास एक पेन होता है जिसे वो देखकर खुश हो रहा होता है कि वो पेन काफी अच्छा होता है और उसकी लिखावट भी काफी अच्छी थी। और सबसे खास बात ये जो पेन होता है ये युतांग ने उसे गिफ्ट किया था, इसीलिए वो काफी खुश होता है। पर वो सोचता है कि अभी इन सभी बातों का समय नहीं है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करके यहाँ का इम्पीरियल एग्जाम निकालना होगा, जिसके बाद मैं काफी अच्छे स्टेटस पे पहुँच जाऊंगा। क्योंकि वो पुराने समय से था तो उसकी सोच काफी ज्यादा कंजर्वेटिव थी। वो मानता था कि वो जिस परिवार में है वो लोग काफी छोटी जाति के लोग हैं और उसे किसी भी कीमत पे अपना स्टेटस ऊंचा करना था, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहा होता है। पर तभी एक इंसान वहाँ पर आता है जो कि उसे बताता है कि एक टीचर उसे ढूंढ रहे हैं। जहाँ हम सॉन्गशा को देखते हैं जो कि टीचर से मिलने के लिए जाता है और तभी वो वहाँ जियाहुई को पाता है जो कि युतांग का रूममेट भी है। वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है, पर हम जियाहुई को देखते हैं जो कि काफी दुखी होकर रोने लगता है और वो कहता है कि मेरा सामना एक बुली से हुआ है। जहाँ फिर टीचर सॉन्गशा को अंदर बुलाती है और इसे बताती है कि जेहुई तुम्हारे रूम में शिफ्ट होना चाहता है, क्योंकि जो तुम्हारा रूममेट है वो मैथ में काफी ज्यादा अच्छा है और जेहुई उसकी मदद चाहता है।
जहाँ सॉन्गशा उनकी बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद टीचर उससे पूछती है कि क्या तुम दूसरे रूम में शिफ्ट हो सकते हो, जिस पे सॉन्गशा कहता है कि ठीक है, मैं किसी भी रूम में शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। तो टीचर उसे एक रूम नंबर बता देती है और उसे कहती है तुम वहाँ पे जाकर शिफ्ट हो जाना। और सॉन्गशा सोच रहा होता है कि तो मुझे एक नया रूममेट मिलने वाला है, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उस नए कमरे में जाता है। जहाँ उस नए कमरे के अंदर हम देखते हैं कि युतांग होता है जो कि अपना फोन चला रहा था। तभी सॉन्गशा अंदर जाता है और वो कहता है मुझे माफ करना कि मैं काफी लेट हो गया। और वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है युतांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और युतांग भी उसकी तरफ देखने लगता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि युतांग को वहां देखकर हैरान रह गया था, और वो तुरंत ही उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसके मून जैसे चेहरे की तारीफ करने लगता है। और वो जैसे ही देखता है युतांग उसके पास आ रहा है, वो तुरंत ब्लश करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है और घबराते हुए कहता है कि मुझे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा। पर तभी युतांग उसके पास आकर कहता है कि तुम कहाँ खोए हुए हो, 10 मिनट में कमरे की लाइट बंद हो जाएगी, तो जल्दी से कुछ करो। अब सॉन्ग पैनिक करते हुए अपना सामान जल्दी जल्दी वहाँ शिफ्ट करने लगता है, और वो सोचता है कि मैंने तो अभी तक अपना बेड भी नहीं बनाया है, ना ही अपने कपड़े सजाए हैं। और इतनी ही देर में 10 बज जाते हैं और वहाँ की लाइट बंद हो जाती है, जिससे सॉन्ग और तांग दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और हम सॉन्ग शाओ को देखते हैं जो कि सैड होने लगता है, पर तभी अचानक से अंधेरे में युतांग उसके क्लोज जाने लगता है। इससे तो सॉन्गशाओ काफ़ी हैरान हो जाता है, और युतांग उसके काफ़ी क्लोज जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला जाता है, जिससे सॉन्ग तो ब्लश करते हुए उसे किस करने उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक से युतांग वहाँ की एक लाइट जला देता है और उनके बीच ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है। और फिर जो सॉन्गशाओ होता है वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। युतांग स्माइल करते हुए दूसरी तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है तुम क्या हर वक्त खोए खोए रहते हो, पर उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। और फिर वो उससे कहता है कि ये लाइट ज़्यादा समय तक नहीं जलती रहेगी, तो जाकर नहा लो। और सॉन्गशाओ से कह रहा होता है कि अगर यहाँ पे इमरजेंसी लाइट थी तो तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जिसके बाद फिर हम सॉन्गशाओ को शावर लेके बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने कपड़े बदल रहा था। पर उसकी बॉडी को देखने के बाद तो युतांग काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, और फिर वो तुरंत ही अब दूसरी तरफ देखने लगता है। सॉन्गशाओ उसके पास आकर कहता है कि अब हमें लाइट को बंद कर देना चाहिए। जिस पर ब्लश करता हुआ युतांग अपने चेहरे को छुपाते हुए कहता है देख नहीं सकते कि मैं अभी रीड कर रहा हूँ। और तभी सॉन्गशाओ उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है पर तुमने तो किताब उल्टी पकड़ रखी है। जिस पर युतांग तुरंत ही बुक को दूर फेंकता है और चादर ओढ़ लेता है। जिसके बाद हम सॉन्गशा को देखते हैं जो कि काफ़ी प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देख रहा होता है, और युतांग को देखकर कहता है मुझे यकीन नहीं होता मैं एम्परर तुमसे दोबारा मिल गया। मेरे साथ तुम्हारा भी दोबारा जन्म हुआ है इस दुनिया में। इस बात को सोचकर ही मुझे काफ़ी राहत महसूस होता है, और वो स्माइल करते हुए काफ़ी हैप्पी नज़र आता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं सॉन्गशाओ भी सो चुका होता है, और सॉन्गशाओ के सोते ही हम देखते हैं युतांग उसके पास चला आता है, जिससे हमें पता चलता है युतांग नहीं सोया था। वो उसके पास आता है, उसके चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह सो रहे हो। और कहता है मैं 5 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जिससे हमें पता चलता है युतांग सॉन्गशाओ से काफ़ी पहले ही रीइंकार्नेट हो चुका था। और युतांग कहता है आखिरकार तुम वापस आ गए। अब अगला सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सॉन्गशा उठ चुका होता है और वो युतांग के पास जाता है और कहता है क्या तुम अब तक नहीं उठे। और तभी उसकी नज़र तांग्यू की हैंडराइटिंग पर पड़ती है जो कि उसे काफ़ी खूबसूरत लगती है। और वो स्माइल करते हुए कहता है कि कितनी खूबसूरत कविता लिखी है तुमने, और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी बिल्कुल मेरे योर मैजेस्टी की तरह है। और फिर वो तुरंत ही सोचता है कि मुझे तांग्यू के उठने से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। वो तुरंत ही ब्रश करने चला जाता है, और तभी उसे याद आता है कि उसने अलार्म बंद नहीं किया है। तो वो तुरंत ही वैसे ही भागते हुए तांग्यू की तरफ जाता है ताकि वो अलार्म बंद कर सके। पर तांग्यू उससे पहले ही उठ चुका था और उसने खुद ही अलार्म को बंद कर दिया, जिससे सॉन्गशाओ काफ़ी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी। और सॉन्गशाओ तुरंत ही उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि स्कूल का टाइम हो चुका है, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। और तांग्यू तो बिल्कुल नहीं उठना चाहता था। वो चादर को लपेट कर कहता है कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। जिस पर सॉन्गशाओ हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। फिर गुस्से में से कहता है टीचर ने कल ही हमसे कहा है ना कि हमें समय पे स्कूल आना है। पर उससे पहले
चलो हम लोग मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, और वो तुरंत ही चादर को पकड़कर खींच देता है। इससे तांग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वैसे तो वो काफी ज्यादा गुस्से में उठता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई। और वो जैसे ही अपने सामने शोंगशाओ को दिखता है, उसे पुराना वाला शोंगशाओ याद आता है और उसका गुस्सा तो पूरी तरह से शांत हो जाता है। और वो कहता है शोंगशाओ। इस पे शोंगशाओ कहता है हाँ मैं, और कौन होगा यहाँ पे। और जो तांग्यू होता है वो अभी भी काफ़ी हैरान था उसकी तरफ देखकर, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका शोंगशाओ वापस आ चुका है। यहाँ शोंगशाओ तो उसे कह रहा होता है कि जल्दी से चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। पर तांग्यू स्माइल करता है और उसके चेहरे पर हाथ रखता है और उससे कहता है तुम्हें किस बात की इतनी हड़बड़ी है कि तुमने अपने चेहरे को भी ठीक से साफ नहीं किया। और यहाँ तांग्यू फिर उसके चेहरे को साफ करने लगता है, जिससे शोंगशाओ हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। और उसके नाक पर उंगली रखते हुए कहता है तुम भी कुछ ज़्यादा ही आलसी हो, तुम इतनी जल्दी क्यों नहीं उठ रहे थे। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ब्लश करते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। इसके बाद फिर अगले सीन में हमें स्कूल का स्टेडियम दिखाया जाता है, जहाँ सोंगशा अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर आया होता है। तभी उनकी नज़र 4 लोगों पर पड़ती है, जो कि वहाँ पे मटर गश्ती कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे होते हैं। और सोंगशा जैसे ही उन्हें देखता है उसकी कुछ मेमोरी ट्रिगर होने लगती है और उसे अपने पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ ये 4 लोग मिलकर इस बॉडी के ओनर सोंगशा को काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे। जिसके बाद सोंगशा उन्हें 4G कह के पुकारता है और सभी बच्चे लोग उसके नाम पर हँसने लगते हैं और उनका कोई ना कोई फ़नी नाम बना रहे होते हैं। पर तभी तांग्यू वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो चारों बेवकूफ़ हैं, उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो तुरंत ही काफ़ी प्यार से सोंगशाओ के सर पर हाथ रखता है और उससे कहता है जब तुम भाग रहे हो तो तुम्हें सामने की ओर देखना चाहिए, इधर-उधर मत देखो। और वो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे कहता है बुद्धू कहीं के। और हम देखते हैं सोंगशाओ भी उसकी तरफ देख रहा था। अब अगली सीन में हम देखते हैं टीचर पढ़ा रही होती है और हमेशा की तरह तांग्यू सो रहा था। जैसे टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो तांग्यू की तरफ एक चॉक फेंक देती है। सोंगशा उसे उठाने की काफ़ी कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह चॉक को नहीं पकड़ पाऊंगा, जल्दी उठो। और इससे पहले कि वो चॉक उसे लगता, पेपर बॉल आकर उस चॉक पे लग जाती है और चॉक कहीं और गिर जाता है। इससे पूरी क्लास और सोंगशा हैरान रह जाते हैं, जहाँ टीचर कहती है कि आखिर किसने ऐसा किया। और तभी हमें दिखाया जाता है तांग्यू का बॉडीगार्ड जिसने ऐसा किया होता है। और तांग्यू तो उठते ही कहता है कौन है जो इतना हल्ला कर रहा है। उसके उठते ही सोंगशा उसे बताता है कि टीचर ने तुम पर चौक से हमला किया था और तुम्हारे बॉडीगार्ड को लगा कि वो हिडन वेपन है और उसने तुम्हें बचा लिया। जहाँ हम टीचर को देखते हैं उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो कहती है एक तो पहले तुम लोग मेरे क्लास में सो रहे थे और जागने के बाद एक दूसरे से बात कर रहे हो। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए 1% की भी इज्जत नहीं है? तुम लोग भाड़ में जाओ। तांग्यू तुरंत ही उठो और मुझे बताओ कि अभी मैं क्या पढ़ा रही थी, और अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पर हम तांग्यू को देखते हैं जो कि उठता है और तुरंत ही टीचर जो पढ़ा रही थी उसे रीड करके समझाने लगता है। और सोंगशा काफ़ी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है, जहाँ वो सोचता है कि इसने तो क्लास को भी नहीं सुना पर इसे सब कुछ पता है। फिर वो उसके बोलने के तरीके से भी काफ़ी इम्प्रेस नज़र आता है। जहाँ हम देखते हैं तांग्यू इंग्लिश को रीड कर रहा होता है। इसे सोचकर सोंगशा थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में तांग्यू कभी भी किसी फॉरेन लैंग्वेज को नहीं पढ़ना चाहता था, पर अब उसे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ इंग्लिश पढ़ रहा है, शायद उसे पहले का कुछ भी याद ना हो। और वो तुरंत ही दुखी होते हुए कहता है कि शायद ये मेरा तांग्यू नहीं है। जहाँ फिर हम देखते हैं क्लास खत्म हो जाती है और सोंगशा इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ होता है। पर तांग्यू उसे कहता है तुम फिर से खो गए। जहाँ उससे सोंगशा तुरंत ही माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे पास्ट की कुछ बातें याद आ गई थी। जो बात तांग्यू को भी अजीब लगती है और वो काफ़ी सस्पिशियस नज़रों से उसकी तरफ देखने लगता है। और वो उसे कहता है तुम ऐसे खोए खोए रहते हो, मुझे तो काफ़ी हैरानी होती है तुम्हें देखकर। और फिर वो तुरंत ही उसे एक चॉकलेट देकर कहता है कि तुम इसे खा सकते हो। जहाँ जो सोंगशा होता है वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है उस चॉकलेट को देखकर। वो कहता है तुम्हें कैसे पता है कि मुझे प्लम पसंद है। और वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ क्लासमेट जियाहुई आता है और उन्हें बताता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। जहाँ तांग्यू उससे पूछता है कि अब क्या हो गया, जिस पे जियाहुई बताता है कि हमारे क्लास के बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे हैं और ये वही सुबह वाले बच्चे हैं जिन्हें सोंगशा 4G कह के पुकार रहा था, जिन्होंने इससे पहले भी सोंगशा को बुली किया था। अब तांग्यू से कहता है चलो उसका पता अब हम लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद फिर अगले सीन में हम देखते हैं वही 4 बच्चे जो कि एक छोटे बच्चे को बुली कर रहे होते हैं उनके क्लास के।
तभी तांग्यो और सोंगशाओ वहाँ पर आ जाते हैं। तो सोंगशाओ तो उन्हें देखते ही फिर से परेशान होने लगता है, जिस पर तांग्यो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिस पर सोंगशाओ उसे बता देता है कि कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे सर पे थोड़ी-सी चोट लग गई थी, तब से मेरे सर में दर्द होता है। जहाँ हम तांग्यो को देखते हैं जो कि हमें कुछ नाराज़-सा नज़र आता है। फिर वो तुरंत ही उन बुली की तरफ देखने लगता है और काफ़ी गुस्से में उनकी तरफ घूरता है और चिल्लाकर उनसे कहता है, तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो? और हम तांग्यो को काफ़ी गुस्से में देखते हैं और वो वहाँ जा रहा होता है कि वो इन चारों का अब हड्डियों का चूरा बनाएगा। और वो सभी लड़के भी तांग्यो को वहाँ पर देखकर डर गए थे। और इससे पहले कि तांग्यो वहाँ पर कुछ कर पाता, टीचर अनाउंसमेंट करती है कि सभी क्लास मॉनिटर आकर मुझसे मिलो। उस पर तांग्यो गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो, और वो सोंगशाओ को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और वो बुली भी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तभी उनकी नज़र सोंगशाओ पर पड़ती है और हम देखते हैं कि तांग्यो और सोंगशाओ को साथ में देखकर वो बुली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो वही बेवकूफ़ लड़का है ना सोंग फैमिली का। अब अगले सीन में हम तांग्यो को देखते हैं जो ये क्लास में सबको बता रहा होता है कि टीचर ने स्टूडेंट काउंसिल बनाने का फैसला लिया है। तो जिन लोगों को भी इसमें पार्ट लेना है, वो सभी लोग अपना लेटर और अपना एप्लीकेशन लिखकर सोंगशाओ को दे सकते हैं। और सोंगशाओ तो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और सभी बच्चे घूर-घूर कर सोंगशाओ को देखने लगते हैं। जिसके बाद तांग्यो कहता है, सोंगशाओ और वो सारे एप्लीकेशन तुम मुझे लाकर दोगे, और किसी को भी कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। पर सोंगशाओ तो बिल्कुल पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट और पुराने अंदाज में उसे ग्रीट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। और उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं सभी लोग उसे घूर-घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये अजीब-सा इंसान ये कौन-सी अजीब-सी चीज़ें कर रहा है। और हम तांग्यो को भी देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान होकर सोंगशाओ की तरफ देख रहा होता है। और तभी जो सोंगशाओ होता है वो बात को सँभालने की कोशिश करने लगता है और परेशान होते हुए सोचता है, ये मीटिंग तो बिल्कुल हमारे पहले की मीटिंग की तरह थी, जहाँ तांग्यो एम्परर था और मैं उसका मिनिस्टर, और मुझे उसकी सारी बातों को ऐसे ही मानना पड़ता था। और यहाँ तो मैं भूल गया था कि मैं अब क्लासरूम में हूँ, मैं तो महाराज की जय हो ये भी कहने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग अपना फॉर्म भर के सोंगशाओ को देने लगते हैं और सोंगशाओ इस ज़िम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से निभा रहा था। पर तभी वहाँ एक क्लासमेट आती है जो कि तांग्यो से कहती है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तुम हमेशा सोंगशाओ को ऐसे बुली नहीं कर सकते। तुम अपना सारा काम मुझसे क्यों करवाते हो जबकि क्लास मॉनिटर तुम हो और तुम्हें ये काम करना चाहिए। पर तांग्यो उसकी किसी भी बात पे कोई भी तवज्जो नहीं देता। और तभी वहाँ जियाहुई आ जाता है और उस लड़की को खींचकर अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो लड़की तो अभी सोंगशाओ के लिए लड़ने को भी तैयार थी तांग्यो से। यहाँ हम तांग्यो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि इसमें क्या गलत है अगर मैं अपनी महारानी से अपने काम करवा रहा हूँ। और वो एक इविल स्माइल करते हुए सोंगशाओ की तरफ देख रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं सोंगशाओ को वो काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, जिसे देखकर उसे रियलाइज़ हो जाता है और वो सोचता है, मुझे लगता है मैं शायद उसे थोड़ा-सा बुली कर रहा हूँ। जिसके बाद तांग्यो उसके पास आकर कहता है कि ये सब छोड़ो और जाओ तुम अपना काम कर लो, मैं ये सब सँभाल लूँगा। जिसके बाद तांग्यो वो काम स्टार्ट कर देता है और जाते-जाते सोंगशाओ से कहता है, याद रखना होमवर्क कंप्लीट होते ही वो मुझे दे देना, मैं उसे कॉपी कर लूँगा। जिसके बाद वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और अगला सीन हमें कैंटीन का दिखाया जाता है। यहाँ अब सोंगशाओ के पास भी उसका मील कार्ड आ चुका था, इसीलिए वो तांग्यो को ट्रीट देना चाहता था, जिसके लिए वो खाना खाने चला जाता है। पर तभी हम तांग्यो को बैठा हुआ देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्सा होता है, जिससे उसका बॉडीगार्ड उससे पूछता है, मेरे महाराज आप खुश क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? जिससे हमें पता चलता है कि ये बॉडीगार्ड भी पुराने टाइम से यहाँ रीइंकार्नेट होकर आया है। शायद ये उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हो सकता है या वो जनरल हो सकता है। यहाँ हम तांग्यो को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्सा नज़र आता है और वो कहता है कि आखिर मैं अपनी पत्नी के पैसे से क्या सिखा सकता हूँ? उसकी बातों को सुनकर तो बॉडीगार्ड काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ जो रीइंकार्नेट होकर यहाँ पर आया है। मुझे तो केवल लोगों का मुँह बंद करना आता है, उनको मार के ठिकाने लगाना आता है। काश यहाँ पर एडवाइज़र भी वापस आ जाते। एडवाइज़र काव अगर यहाँ होते तो वो महाराज को कुछ एडवाइस कर देते। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सोंगशाओ खाना ले ही रहा होता है कि तभी वही फौजी बच्चों में से एक बच्चा यानी एक लड़का आकर सोंगशाओ को बुली करने लगता है और उसके प्लेट को छीन लेता है। पर सोंगशाओ बिल्कुल भी उस पे तवज्जो नहीं देता। वो दूसरा प्लेट उठा लेता है और कहता है, तुम्हें अगर वो चाहिए तो ले लो। जहाँ वो इंसान उसका दूसरा प्लेट भी उठा लेता है और कहता है कि मुझे अब ये भी चाहिए। पर सोंगशाओ तो कहाँ इतनी आसानी से बुली होने वाला था। वो कहता है, तुम्हें और चाहिए?
चलो क्यों ना मैं कुछ खाना तुम्हारे मुँह में भी भर देता हूँ और तुम्हारे सर में भी रख देता हूँ। जिस पर उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो खाने को फेंक कर गुस्से में उससे कहता है, लगता है तुम्हारे अंदर काफ़ी चर्बी चढ़ी है, ज़रा मुझे मिलना तो फुटबॉल फील्ड में आज रात को, तब मैं तुम्हें बताऊँगा। और वो ऐसा कहकर जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, हम देखते हैं वो अपने से ही वहाँ पर गिर जाता है, जिससे सॉन्ग शाओ भी हैरान रह जाता है। वो लड़का कहता है, आखिर रास्ते में चॉपस्टिक किसने फेंकी है, मैं इसकी वजह से गिर गया। और तभी हम सॉन्ग शाओ को देखते हैं जो कि हैरान होकर तांग्यू की तरफ देख रहा होता है, और हमें पीछे देखकर पता चलता है कि ये काम बॉडीगार्ड का था, बॉडीगार्ड ने ही ये काम किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग शाओ और तांग्यू कहीं जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की उन्हें आकर बताती है कि स्कूल के बाहर वही 4 लोग सॉन्ग शाओ का इंतजार कर रहे हैं। तभी तांग्यू कहता है, लुलु तुम इसकी चिंता मत करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो स्माइल करते हुए सॉन्ग शाओ को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जिसके बाद फिर हम तांग्यू और सॉन्ग शाओ को क्लास में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, और जो सॉन्ग शाओ होता है वो अपने ही किंगडम की बुक को रीड कर रहा था, यानी हिस्ट्री की बुक में क्या हुआ था आगे जानने की कोशिश कर रहा था। वो पढ़ता है कि जब पुराने एम्परर रिटायर हो गए तो उन्होंने अपने 7वें बेटे को राजा बना दिया, जिसे राजा यू जिन तांग कहते थे, जो कि राजा जिन युआंग के नाम से भी फेमस हुआ। और वो जिंगवान किंगडम का सबसे महान राजा था। जहाँ एम्परर यू जिनतांग के बारे में सोचते हुए सॉन्ग शाओ काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, और वो कहता है, मैं हमेशा से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कैसे हो और कहाँ हो। और वो बुक में बनी हुई जिनतांग की फ़ोटो पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद सॉन्ग शाओ काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए तांग्यू की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरे यू जिनतांग, मेरे महाराज, मुझे नहीं पता है कि आप कैसे हो और अभी कहाँ हो, पर मैं अपनी इस ज़िंदगी में आपके जैसे दिखने वाले एक इंसान से मिल चुका हूँ। वो इंसान बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि सॉन्ग शाओ अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि यूतांग ही उसका यू जिन तांग है। सॉन्ग शाओ उसे काफ़ी देर तक घूर रहा था, जिससे तांग्यू भी ये नोटिस कर लेता है और इसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ सॉन्ग शाओ तो काफ़ी हैरान हो जाता है, पर तभी तांग्यू उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे काफ़ी देर से घूर रहे हो। जिस पे सॉन्ग शाओ ब्लश करते हुए उसे बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस इस किताब को पढ़ रहा था और इसमें एक एम्परर है, एम्परर यू जिन तांग, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि तुम उसकी तरह दिखते हो। और तभी तांग्यू तुरंत ही उसे जवाब देता है, और मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल उसकी महारानी की तरह दिखते हो, यानी तुम एम्प्रेस सॉन्ग की तरह दिखते हो। यहाँ हम देखते हैं जिया हुई और लुलु तो उनकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, और वो दोनों काफ़ी हैरान हमें नज़र आते हैं। और तभी लुलु चिल्लाकर उससे कहती है, जिया हुई, क्या तुमने उनकी बातों को सुना? क्या तुम्हें ये पता है कि उस किताब में जिस एम्परर और एम्प्रेस की बात की गई है, वहाँ जो एम्प्रेस थी वो पहली मेल एम्प्रेस थी, यानी वहाँ के राजा ने अपनी रानी को, सबसे पहले एक लड़के को अपनी रानी बनाया था, यानी कि वो दोनों एक गे कपल थे। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग शाओ पर हिट करने का ट्राई कर रहे हैं, यानी वो उससे फ्लर्ट कर रहे हैं? जिस पे जियाहुई उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, वो देखो वो दोनों एक दूसरे को एम्परर और एम्प्रेस कह के पुकार रहे हैं, यानी उन दोनों ने एक दूसरे को पहले ही राजा रानी मान लिया है। तुम्हें नहीं लगता है कि ये फ्लर्टिंग ही है? जिससे वो लड़की तो काफ़ी खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है, ओह मेरा मासूम सा दिल, वो तो धड़क धड़क कर फट ही जाएगा। अब से मैं इन दोनों को शिप करूँगी, ये दोनों साथ में काफ़ी प्यारे लगते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि लुलु और जियाहुई भी हमारी तरह फुदांशी और फुजोशी है। जहाँ लुलु तो काफ़ी खुश नज़र आती है। जहाँ हम तांगी को देखते हैं जो कि अपना सर मारते हुए कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, हम लोग अभी भी क्लास में हैं। और यहाँ पे सॉन्ग शाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आता, और वो किताब को पढ़ने लगता है फिर से। अब सॉन्ग शाओ तुरंत ही पेपर पलटते हुए देखता है और सोचता है कि आखिर इन लोगों ने मेरी कैसी पिक्चर लगाई होगी। जिसके बाद वो अपनी पिक्चर यानी एम्प्रेस सॉन्ग की पिक्चर वहाँ ढूंढने लगता है, और पूरे बुक में खोजने के बाद कहीं भी उसे उसकी पिक्चर नहीं दिखती है, जिससे वो थोड़ा सा शॉक और काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरी पिक्चर यहाँ पे क्यों नहीं है, और कहता है आखिर महारानी सॉन्ग की पिक्चर यहाँ पर क्यों नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने मुझे इतिहास से मिटाने की कोशिश की है? पर तभी हम तांगी को देखते हैं जो कि काफ़ी सैड हो जाता है, और वो तुरंत ही उसकी तरफ एक स्माइल करते हुए देखता है, पर वो काफ़ी सैड नज़र आता है। और वो तुरंत ही सॉन्ग शाओ की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि महारानी सॉन्ग एम्परर से नफरत करती होगी क्योंकि उसने उसे जिंदा दफन करवाने को कहा था? या एम्प्रेस सॉन्ग अपनी मौत का जिम्मेदार महाराज को मानती होगी?
तांग्यू की बातों को सुनकर तो सोंगशा बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो जाता है। वो काफ़ी हैरान होते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है और ये बात कहीं भी नहीं लिखी गई है कि एम्परर ने मुझे जिंदा दफन करने का फरमान सुनाया था। और वो काफ़ी हैरान होते हुए सोचता है क्या क्या ये हो सकता है कि यूतांग तुम ही हो। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम देखते हैं सोंगशा रोते हुए सोचता है तो यूतांग तुम्हें ये याद है कि तुम ही एम्परर हो। तो तुम्हें मैं याद हूँ, तुम्हें सब कुछ याद है। और वो किताब के पन्ने पलटने लगता है। फिर सोंगशाओ कहता है कि किताब में लिखा हुआ है कि महाराज का आखिरी फरमान वो नहीं था। महाराज का आखिरी फरमान था कि एम्प्रेस सॉन्ग को महाराज के छोटे भाई का रीजेंट बनना होगा। जब तक कि वो बड़ा हो जाए और अपने राज्य को खुद ना संभाल सके, तब तक महारानी सॉन्ग को ही उस राज्य पर राज करना था। पर यहाँ उनके जिंदा दफन होने की बात कहीं नहीं लिखी गई है। तो मुझे लगता है कि ये एम्प्रेस सॉन्ग की ही इच्छा होगी कि वो महाराज के साथ ही दफन होना चाहती है। इसमें महाराज की कोई गलती नहीं है। और सोंगशा एक बिटर से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और अगला सीन हमें उन्हीं बुली का दिखाया जाता है, जो कि सोंगशाओ का इंतजार कर रहे होते हैं कि सोंगशाओ जैसे ही वहाँ आएगा वो उन्हें पीटेंगे। तो सोंगशाओ तो वहाँ पर आता ही नहीं। ऐसे करते करते इंतजार करते करते रात हो जाती है, पर सोंगशा वहाँ पे नहीं पहुँचता, जिससे उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाकर कहता है कि कमीने सोंगशा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर नहीं आने की। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं, जो कि सैड होकर सोच रहा होता है कि पक्का मेरी ही बातों के कारण सोंगशा ने अपनी जान ली होगी पिछले लाइफ में। मैंने ही उसे फोर्स किया। भले ही सोंगशा मुझसे प्यार करता था, पर वो मेरे लिए अपनी जान क्यों देता। मैंने ही अपने आखिरी शब्दों में उससे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ जिंदा दफन हो। मेरी ही उस बात का मान रखने के लिए उसने अपनी जान ले ली। और उसे इस बात को सोचते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर। और वो सोचता है आखिर मैं उस समय इतना लालची क्यों था, आखिर मैंने उससे वो सब बात क्यों कही। फिर वो सोचता है पर ये कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों ही साथ में रीइंकारनेट हुए। भले ही मैं उससे 5 साल पहले रीइंकारनेट हुआ, पर मेरे पास अपनी सारी मेमोरीज है पिछले लाइफ की। पर इसके ही कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। आखिर अब मैं उसे कैसे फेस करूँ, आखिर मैं उसे कैसे बताऊँ कि हमारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। आखिर मैंने उसे क्यों कहा था कि उसे मेरे साथ जिंदा दफन होना चाहिए। और यही बात सोचकर तांग्यू को काफी ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि तांग्यू केवल इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि उसके ही कारण उसे लगता है कि सोंगशा ने अपनी जान दे दी थी। तभी सोंगशा उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम इस तरह सैड क्यों नजर आ रहे हो। जिस पे तांग्यू से कहता है कुछ नहीं, मैं बस थका हुआ हूँ। फिर तांग्यू से पूछता है कि आखिर तुम इन किताबों में लिखी हुई बातों पर भरोसा करते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस किताब में जो भी लिखा है वो सच होगा। जिस पे सोंगशा स्माइल करने लगता है और उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि हाँ, ये किताब पक्का सच हो सकती है। और तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। वो तुरंत ही अपने मुंह को छुपा लेता है और कहता है ये मैं क्या कह रहा था, आखिर मैं इतनी शर्मिंदगी वाली बात आखिर कैसे कह सकता हूँ। अच्छा है तांग्यू ने इसे नहीं सुना। और हम देखते हैं तांग्यू अब तक सो चुका होता है। जिसके बाद वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हम एक बार फिर से सोंगशा और तांग्यू को देखते हैं, जहाँ सोंगशा अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड उससे कहते हैं बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना रूमर्स के बारे में, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जहाँ सोंगशा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके डैड किस रूमर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उनसे पूछता है कि आखिर आप किस रूमर के बारे में बात कर रहे हो। जहाँ उसके डैड कुछ भी नहीं बताते कि आखिर कौन सा रूमर फैल चुका है। यहाँ तांग्यू भी उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पे सोंगशा कहता है मुझे नहीं पता, मेरे डैड ने अचानक से कॉल रख दिया। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको आज का ये चैप्टर और आपको आज का ये मानवा पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।